Welcome back, everybody. This is our second video in JEE previous year question series for chapter Laws of Motion, class 11th. Before this, we had made one video for this chapter and also other videos for previous three chapters for JEE main previous year questions, and you can find them all on our channel. Name of the channel is Point Basic, and there is a playlist named JEE main PYQs. So you can look there and find all our previous videos. We have also started similar series for NEET. So you can also find NEET PYQs in NEET PYQ playlist, and there is this that series is also going parallelly with this. In that playlist we have covered up to fourth chapter. Laws of motion is already covered for NEET, and you can also check that out in respective playlist. If you like these videos, then do like this video, share these videos as much possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you subscribe and share. And also, if you can, then you can support us financially by scanning this QR code and donating whatever amount you want or whatever amount you can. And also with that amount we will be able to better books, new question papers, and better computer hardware, so that we can be provide you better quality videos. So with this, let's start. Delete this page. So I think we covered up to question number 15. Yes, here question number 15 in previous video. Now we will move forward. So here a block is kept on a frictionless inclined surface with angle of inclination alpha. The incline gives an acceleration a to keep the block stationary. Then the a is equal to, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू बतानी है कि एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए सो दैट ये जो ब्लॉक है यहाँ पे रखा है ये ब्लॉक डाउन नीचे की तरफ ना आए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, ये जो पिक्टोरियल है ये ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर. सो सपोज कीजिए ये हमारे पास इंक्लाइन है और इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. सो वी हैव प्लेस्ड दिस बॉक्स. नाउ यहाँ पे मेंशन है कि ए एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है. फॉरवर्ड में ए एक्सेलरेशन है लाइक दिस. तो अगर ए एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो जो आपका इसके ऊपर बॉक्स रखा है उस पर ड्यू टू इनर्शिया क्या लगेगा, बैकवर्ड एक्सेलरेशन होगा लाइक दिस. और अगर ये ए है तो ये एक्सेलरेशन भी, बैकवर्ड एक्सेलरेशन भी इसके लिए ए होगी और इसके लिए बैकवर्ड फोर्स हो जाएगा m टाइम्स ए. नाउ यहाँ पे अल्फा एंगल है, ये एंगल अल्फा है. तो जो हम अब यहाँ से मास्क और इसके लिए अदर चीज़ों को, बाकी की जो चीज़ें हैं इसके लिए उनको रिजोल्व कर सकते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा और उसके हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा. सो दिस विल बी mg, this will be mg sin theta, and this will be mg cos theta. ये m में हो गया. अब जैसे हमने mg को रिजोल्व किया, और हमने क्यों रिजोल्व किया, बिकॉज हमें ये पता था ये एंगल अल्फा है तो यहाँ पे ये एंगल भी अल्फा होता है. सिमिलरली जो ma है हम उसको भी दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं. ma का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड आएगा. और अगर आप सिमेट्री यूज करें तो अगर ये एंगल अल्फा है तो यहाँ वाला एंगल भी अल्फा ही होगा. सो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा. जो अपवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा इट विल बी एम ए कोस अल्फा, और जो डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा एम ए साइन अल्फा. और यहाँ पे ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन. तो अगर इस सिस्टम को बैलेंस रहना है तो हमारे पास कंडीशन क्या होंगी, एम ए कोस अल्फा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन, और ये थीटा हमने यूज कर लिया, यहाँ पे अल्फा आएगा, सॉरी,
mg साइन अल्फा। ये पहली कंडीशन होगी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट a इज इक्वल टू g टेंजेंट अल्फा, जो कि ऑप्शन सी है। एंड आल्सो एक और कंडीशन है जो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आए तो, n की वैल्यू, तो जो n है दैट विल बी एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कोज अल्फा, और यहाँ से आप m कॉमन लेके जो a है a की वैल्यू पुट कर सकते हो g टेंजेंट अल्फा यानी कि साइन अल्फा बाय कोज अल्फा प्लस g कोज अल्फा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, और ये और यहाँ पे एक और साइन अल्फा था तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। सो यहाँ से आंसर आएगा एम जी बाय कोज अल्फा। तो ये हो जाती है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, या जो ये ऑब्जेक्ट है आपका जो इंक्लाइंड था, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है ये उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन को आप 2 वेज में कर सकते हो। जो आंसर है इसका एक्चुअली दैट विल बी जी साइन अल्फा। लेट मी चेंज दिस कलर टू ग्रीन वन। सो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ मास, ये मास गिवन है, ब्लास्टेड अपवर्ड्स विद इनिशियल एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास गिवन है 3.5 इंटू 10⁻⁴ kg, और हमें यहाँ पे ओनली जो थ्रस्ट है वो कैलकुलेट करनी है। तो थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ही होता है। सो अभी आपको ऐसा लग सकता है कि जस्ट सिमिलरली नॉर्मली एम ए कर देंगे तो फोर्स जो थ्रस्ट है वो आ जाएगी, नॉट, ऐसे नहीं आएगी। बिकॉज सपोज कीजिए अगर आपके पास ये रॉकेट है, इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन ए है, और जो ये अपवर्ड जो थ्रस्ट है और डाउनवर्ड इसका एम जी भी तो एक्ट करेगा। सो यहाँ पे जो थ्रस्ट होगी इट विल बी इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। सो इट विल बी m इंटू ए प्लस जी। m की वैल्यू आएगी 3.5 इंटू 10⁻⁴, एक्सेलरेशन हो जाएगा 10, और g की वैल्यू भी 10 हम ले लेते हैं। सो 10 प्लस 10 20, 20 इंटू 3.5 इट शुड बी 70 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 7 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। So 3 forces are acting simultaneously on a particle moving with velocity v. These forces are represented in their magnitude and direction by the 3 sides of a triangle ABC. The particle will move with velocity. तो ये बताना है कि पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं इस ट्रायंगल पे तो आप ये देख पाएंगे, अगर आप A से स्टार्ट होते हो तो आप B की तरफ मूव करोगे, फिर B से C पे मूव करोगे और C से वापस A पे आ जाओगे। मीन्स आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं पे एंड करते हो। सिमिलरली अगर बी से स्टार्ट करते हो तो आप सी के थ्रू, ए के थ्रू फिर से बी पे आ जाओगे। जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड कर रहे हो। मीन्स जो नेट फोर्स है एफ नेट इज 0। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा, बिकॉज फोर्स इज मास टाइम एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन 0 है मीन्स ए इज 0, मीन्स डी वी बाई डी टी इज 0, और इसका मीनिंग हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इज 0। सो v रिमेनिंग अनचेंज्ड। तो v की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी 0 है, जो भी वेलोसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। A solid sphere, a hollow sphere and a ring are released from top of an inclined plane so that they slide down in a plane. Maximum acceleration down the plane is 4। और यहाँ पे बोला गया है no rolling, कि रोल नहीं कर रहा। अगर रोल नहीं कर रहा मीन्स कोई रोटेशनल मोशन नहीं है, तो ओनली क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशनल मोशन, और ट्रांसलेशनल मोशन में अगर वर्टिकली फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन जी होता है, और अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है सपोज और उसका एंगल अल्फा है तो ये जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे ये होता है जी साइन अल्फा। सो
ये किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ यहाँ पे इंक्लाइन के एंगल पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे सेम इंक्लाइन यूज किया गया है और फ्रिक्शन लेस है तो रोटेशन नहीं होगा, तो ऑल सेम, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ए मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम ए सीलिंग। तो सपोज कीजिए ये सीलिंग है और यहाँ पे 10 kg का मास हमने सस्पेंड कर दिया है और जो लेंथ है ये 4 मीटर है। ए फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, रोप के मिड पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई किया गया सच दैट टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल 45 विद द वर्टिकल। सो हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर देंगे F, तो सिनेरियो कैसा हो जाएगा, सिनेरियो में थोड़ा चेंज आ जाएगा। अभी जो रोप है वो वर्टिकल के साथ 45 एंगल बनाती है, मीन्स ऐसे, और ये बाकी का हाफ है रोप का, और यहाँ पे 10 kg का वेट है। तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है F, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। यहाँ पे रोप के अंदर क्या है, टेंशन है, और ये डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10 इंटू जी यानी कि 100 न्यूटन। सो हमें F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि F की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आप लॉमीज थ्योरम लगा सकते हो या वेक्टर में रेजोल्यूशन कर सकते हो। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100 न्यूटन। एंड सिमिलरली अब अगर हम इसको अलग वे से रिजोल्व करें, सिर्फ हम इस पॉइंट के बेसिस पे फोर्सेस को देखें, तो ये फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स T था जो कि 100 न्यूटन हो गया, और यहाँ पे हम T1 अज्यूम कर लेते हैं टेंशन। और अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 ही होगा। नाउ यूजिंग लॉमीज थ्योरम हम लिख सकते हैं दैट जो F है, F डिवाइड बाय दिस एंगल, F डिवाइड बाय दिस एंगल, और ये हो जाएगा 180 माइनस 45 दैट विल बी साइन 135 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो भी साइन 135 होगा, और इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का एंगल दैट विल बी साइन ऑफ 90। तो यहां से आप इजीली देख सकते हो दैट कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से F आ जाएगा 100 न्यूटन। ये था लॉमीज थ्योरम के थ्रू, या फिर आप इसको कंपोनेंट रिजोल्व करके भी कर सकते हो। कंपोनेंट रिजोल्व करके कैसे करेंगे, ये T1 है, ये 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा T1 कोस 45, और ये हो जाएगा T1 साइन 45, और ये है F यहाँ पे, और ये है 100। सो T1 कोस 45 इज इक्वल टू 100। सो यहाँ से T1 आ जाएगा 100 बाय कोस 45, कोस 45 1/√2 होता है, तो 100√2, ये T1 की वैल्यू आ गई। और F क्या है, T1 साइन 45। सो जस्ट T1 की वैल्यू 100√2, साइन 45 1/√2, दोनों को कैंसिल करेंगे आप, तो यहाँ पे 100 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो एन एलिवेटर इन ए बिल्डिंग कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 10 person विद एवरेज मास ऑफ ईच बीइंग 68 kg, यानी कि 68 kg के वो 10 person को कैरी कर सकता है, तो इट विल जो टोटल मास कैरी करेगा 680 kg वो कैरी करेगा। और एलिवेटर का इटसेल्फ मास 920 है, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल हो जाएगा 1600 किलोग्राम्स। स्लाइटली थिकर कर लेते हैं इसको सो दैट हम ज़्यादा दिख पाए। नाउ इट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स गिवन है 6000 न्यूटन। सो 6000 न्यूटन। तो ये बताना है कि पावर कितनी होगी।
सो पावर के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, और हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना होगा। जो ये टोटल 600 kg वेट है, इसको ऊपर लेके जाने के लिए मिनिमम फोर्स चाहिए होगा 600 इंटू जी, यानी कि 16,000 न्यूटन। और इसमें साथ में बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से लॉस है 6000 का, तो वो भी हम ऐड कर देंगे, तो इट विल भी आएगा 22,000। सो फोर्स आ गया 22,000, वेलोसिटी 3 की है तो इट विल बी 66,000 वाट्स। और जो यहाँ पे फ्रिक्शन है वो मोशन का अपोजिट है। अगर जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड भी आ रही होती तो भी फ्रिक्शन अपोज ही करता, बिकॉज फ्रिक्शन का पर्पज ही अपोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from a roof when horizontal force applied on the roof same point roof। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट हमने अभी किया था लोमिस फॉर्म का। ये दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2020 में यहाँ पे आ रहा है और 19 में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। सो इसको आप वहां से देख सकते हो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। A mass m is supported by massless string wound around a uniform hollow cylinder। तो ये सिलेंडर है और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I फॉर सिलेंडर। और ये होलो सिलेंडर दिया गया है, तो होलो सिलेंडर को आप रिंग की तरह मान सकते हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m टाइम्स r स्क्वायर। If the string does not slip on the cylinder, what will be the acceleration of the मास फॉल और रिलीज। तो ये बताना है कि जब ये मास नीचे की तरफ आएगा और ये रोटेट करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। बिकॉज यहाँ पे रोटेशन इन्वॉल्व है, तो हम लीनियर एक्सेलरेशन ना निकाल के हम क्या निकालेंगे, रोटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है अल्फा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली। ये हमारे पास ये जो सिलेंडर है और इस पे हमने विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग मास को अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे हमारा ये मास है m। तो मास नीचे फोर्स डाउनवर्ड फोर्स प्रोड्यूस करेगा mg, बट यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आप डायरेक्टली mg नहीं प्रोड्यूस कर सकते, यहाँ पे आप टेंशन प्रोड्यूस करोगे t, जो कि अपवर्ड होगी। और बिकॉज हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये मास नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा a। और यहाँ पे ये इसका सेंटर होगा, दिस विल बी रेडियस r। तो अगर हम मास के लिए इक्वेशन लिखें तो इट विल बी मास टाइम एक्सेलरेशन फॉर दिस मास इज इक्वल टू mg माइनस टी। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अगर हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएं तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, जो हमारी ये होलो सिलेंडर है। तो होलो सिलेंडर पे एक टेंशन लग रही है, टेंशन की वजह से इस पे क्या लगेगी, टॉर्क, बिकॉज ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या लग रही है, टॉर्क। टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन और एफ है फोर्स। सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर है, टेंशन टी है, सो इट विल बी आर टी। और इसके लिए एक अनदर फॉर्मूला होता है दैट इज आई इंटू एल्फा। और ये होलो है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। और बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल रोलिंग हो रही है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इन दैट सिनेरियो वी कैन राइट दैट जो एक्सेलरेशन होता है इट विल बी आर टाइम्स एल्फा, और एल्फा की वैल्यू आ जाती है ए बाई आर। सो एल्फा विल बी ए बाय आर। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी एम ए। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। ये टी की वैल्यू है, सॉरी, टी की वैल्यू है एम ए। सो ये एम ए उधर आके ऐड होगा, 2ma इज इक्वल टू एम जी। सो एम से एम कैंसल और एक्सेलरेशन आ जाएगा जी बाय
2, और अगर हम कंपेयर करें तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इससे आगे बढ़ते हैं। Two blocks of mass M1 20 kg and M2 12 kg are connected by metal rod of mass 8 kg। तो ये मास से एक रोड से कनेक्टेड है 8 kg के मास से। द सिस्टम इज पुल्ड वर्टिकली बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 480 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। टेंशन इन द मिडल पॉइंट ऑफ द रोड। तो ये बताना है कि मिडल पॉइंट में कितनी टेंशन होगी। नाउ इसके लिए हम क्या सपोज करते हैं, व्हाट वी डू, कि जो ये वाली पूरी रोड है उस रोड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये हमारे पास M1 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा M2। अब जो रोड है वो 8 kg की है, तो हम उसका जो 4 kg है वो 4 kg हम इधर रख देंगे और उसका रिमेनिंग 4 kg हमने इधर रख दिया, और बीच में हम शो करेंगे टेंशन, इन दोनों पार्ट्स के बीच की टेंशन। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज ये बोला गया है कि जो रोड का मिडल पार्ट है, मिड पॉइंट है रोड का, उसमें हमें टेंशन निकालनी है। तो हमने रोड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि रोड यूनिफॉर्म है तो मास भी यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। सो 4 kg अप है, 4 kg डाउन है। डाउन जो टोटल मास है दैट इज 12, 20 प्लस 12 प्लस 8। ये M1 है, ये M2 है, प्लस ये रोड का मास है, तो इट कम्स आउट टू बी 40 kg। और अगर इसको आप वेट बनाएं तो इट विल बी 400 न्यूटन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 480 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लगाया गया था, डाउनवर्ड 400 न्यूटन होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा इट विल बी, रिजल्टेंट फोर्स है 80 न्यूटन, 480 माइनस 400 बाय टोटल मास है 40 kg, तो नेट एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, जो M1 है और M2 की वैल्यूज पुट कर दें, ये 20 है और ये 8 है। सो ये जो 8 kg मास है, यहाँ पे टेंशन लग रही है, डाउनवर्ड इसका mg है, और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो from this free body diagram we can write that m into 2 ma is equal to tension minus mg, और m की वैल्यू कितनी है 8 kg, सो 8 into 2 60 is equal to t, 8 into g यानी कि 10 80, सो ये ऐड हो जाएगा उधर जाके, p is equal to 96 न्यूटन। and wait, I think we made a mistake. ओके, नो मिस्टेक, t इज 96, और अगर हम ऑप्शन देखें तो बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे 96 ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इज बीइंग हेल्ड बाय स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। तो स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन बतानी है। सो लेट अस ड्रॉ। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट एक्सप्लेन कर पाए। तो ये हमारी वॉल है और इसके साथ हमारे पास एक स्फीयर है। नाउ इसको हमने सेंटर से अटैच किया हुआ है, सो ये हमने इसको ऐसे एज सच अटैच कर दिया, और जो इसका आउटर डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है 8 मीटर, सो 8 सेंटीमीटर सॉरी। तो जो ये वाला डिस्टेंस है जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है दैट इज 8 सेंटीमीटर, और जो उसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो जो व्हाइट वाला टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, अगर हम इसको पॉइंट O बोलते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा B। तो हमें पता होगा दैट जो OA है वो हो जाएगा 8 + 5, जो इसकी रेडियस है दैट इज 13 सेंटीमीटर। जो AB है वो रेडियस के इक्वल होगा, सो 5 सेंटीमीटर,
और आप यहाँ से पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते हो दैट जो ओ बी है इट विल बी 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होल अंडर रूट, जो कि आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमें स्ट्रिंग के अंदर की टेंशन बतानी है कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी। तो फॉर दैट सपोज ये टी है और इसका जो mg है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो वेट ऑलरेडी गिवन है w, सो w डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जो t ऑफ समथिंग दिस एंगल मीन्स अगर ये थीटा है आपके पास यहाँ पे, तो जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल है, ये भी थीटा ही हो जाएगा। सो t ऑफ कोस थीटा, t ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू w। और अगर आप कोस थीटा निकालना चाहें इस ट्रायंगल में, तो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू ऑलरेडी है, ये है 12, ये है 5 और ये है 13। सो कोस ऑफ थीटा आ जाएगा 12/13। लेट मी ड्रॉ दिस एंगल फॉर यू। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ऐसे बन रही है, यहाँ पे थीटा है, ये है 13, ये है 5 और ये है 12। तो यहाँ पे जो कोस थीटा होगा, यहाँ पे ये बेस का काम करेगा, सो 12/13। t 12/13 इज इक्वल टू w, और यहाँ से जो t है इट विल बी 13w, w 13/12, और ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A spring is compressed between two blocks of masses m1 and m2 placed on a horizontal frictionless surface as shown in the figure. When two blocks are released, they have initial velocity v1 and v2 as shown in the figure. The block travels distances x1 and x2 respectively before coming the rest. तो x1 और x2 का रेशियो बताना है। और यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस। बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा मीन्स जो सेंटर ऑफ मास है विल बी एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। तो सपोज कीजिए जो m1 मास है ये x1 की डिस्प्लेसमेंट लेता है और जो m2 मास है ये x2 की डिस्प्लेसमेंट लेता है। तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, दैट m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, और यहाँ से जो x1 x2 का रेशियो आएगा x1/x2 विल बी m2/m1। सो दैट सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस नहीं होता, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होता, तो देन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं दैट p1 ऑफ इज इक्वल टू p2। p1 का मोमेंटम p2 के मोमेंटम के इक्वल होता है, और फिर हमारे पास वेलोसिटीज गिवन है, तो वेलोसिटी और मोमेंटम में हम रिलेशन बना सकते हैं समथिंग लाइक दिस, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो ये हमारा मोमेंटम का रिलेशन आ गया। बट हमें m1 m2 के और x1 x2 का रिलेशन चाहिए। सो फॉर दैट नाउ बिकॉज हमें यहाँ पे पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो Fr1 फ्रिक्शनल फोर्स जो पहले पे लग रहा है इंटू x1, तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म में आएगा, एनर्जी की फॉर्म में आएगा। तो हमें ये जो मोमेंटम है इसको भी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, बिकॉज हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज p²/2m। तो यूजिंग दिस कन्वर्शन हम कंपेयर करके वहाँ पे x1 x2 का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वो अभी इसमें नहीं आता, तो हम अगर वो क्वेश्चन एनकाउंटर में फ्यूचर में एनकाउंटर करेंगे तो हम वहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m is connected to another block of mass m by spring massless है, spring constant k. The block are kept on a smooth horizontal plane. Initially the blocks are at rest and spring is unstretched. Then the constant force
starts acting on the block of mass m to pull it. Find the force on the block. तो ये सिनेरियो है यहाँ पे कि एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, और ये दोनों एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और स्टार्टिंग में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाता है जो कैपिटल M पे लगता है, जो कि इसको आगे की तरफ पुल करता है। तो ये बताना है कि जो स्मॉल m है उस पे कितना फोर्स लगेगा। नाउ जब आप इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे एक टेंशन प्रोड्यूस होगी स्प्रिंग के अंदर, और ये टेंशन इस मास को आगे की तरफ लेके जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो होती है टोटल मास, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। तो यहाँ पे टोटल फोर्स है जो आपने अप्लाई किया, दैट इज F, बिकॉज T और T एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन, बाय M प्लस M, मीन्स जो स्मॉल m है उसके पास ये एक्सेलरेशन होगा। सो फ्रॉम दिस अगर हम ओनली स्मॉल m के लिए यहाँ पे देखें तो इस पे फॉरवर्ड फोर्स है टेंशन, और जो बैकवर्ड फोर्स तो कोई है ही नहीं। So we will be able to write that T is equal to mass time acceleration, or mass is m small m, or acceleration is F by small m plus capital M. So mf, और ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। So what is the acceleration of the masses when left free to move? तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और ये तो पुलिस सिस्टम का क्वेश्चन है, और साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो इन दैट सिनेरियो जो एक्सेलरेशन होता है इट इज डिफरेंस ऑफ मासेस बाय सम ऑफ मासेस इनटू जी। सो 5 माइनस 4.8 बाय 5 प्लस 4.8 इंटू जी की वैल्यू 9.8 मेंशन की गई है। सो ये 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A spring balance is attached to a ceiling of lift. A man hangs his bag on the spring and spring reads 49 Newton. So ये सपोज कीजिए सीलिंग है और इस पे एक स्प्रिंग बैलेंस है। तो जब उस पे एक बैग अटैच किया गया तो वो वैल्यू देता है 49 न्यूटन की, मींस बैग का वेट 49 न्यूटन हो गया। व्हेन लिफ्ट इज स्टेशनरी, अब ये सारा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर है, और जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो वो 49 देता है, मींस जो mg है उसकी वैल्यू है 49 न्यूटन। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आती है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, तो ये बताना है कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग कितनी हो जाएगी। नाउ जब जो हमारी लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आएगी ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा इस सिस्टम के ऊपर जो कि होगा मास टाइम ए, और यहाँ पे जो इसका वेट है वो तो नॉर्मली डाउनवर्ड एक्ट ही करेगा mg। तो जो हमारा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे लगने वाला नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा mg माइनस ma, और m इंटू जी माइनस ए। और हमें यहाँ पे पता है कि जो m है इट इज 49, g की वैल्यू अगर हम 9.8 ले लें इंटू इस पॉइंट हटा के 10 कर देते हैं तो इट विल बी 5 kg। सो इट विल बी 5 इंटू 9.8 माइनस 5, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 4.8, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 20 प्लस 4, 24 न्यूटन यहाँ पे आंसर आएगा। और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि आप स्प्रिंग में एक टेंशन ले सकते हो, दैट टी जब तक सिस्टम रेस्ट पे था और लिफ्ट मूव नहीं कर रही थी तो स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी, और टेंशन किसकी वजह से थी, mg की वजह से। तो यहाँ पे t की वैल्यू हो गई थी mg। नाउ बिकॉज जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है तो ये जो बॉक्स है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दैट विल बी मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। नाउ t प्लस ma इक्वल टू mg हो जाएगा, और यहाँ से आप t की वैल्यू विल बी
mg माइनस ma निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface, कोई friction नहीं है, by a rope of mass m. If the force P applied at the free end of the rope, force exerted by the rope on the block. तो हमारे पास एक ब्लॉक है, उसका मास कैपिटल M है, वो स्मूथ है, स्मूथ सरफेस के ऊपर है, तो हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। एक रोप है जिसका मास m है और फोर्स अप्लाई किया है P। तो ये बताना है कि फोर्स बाय रोप ऑन द ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स जो कि P है बाय टोटल मास, दैट विल बी स्मॉल m प्लस कैपिटल M। नाउ सपोज कीजिए रोप ने मास के ऊपर T फोर्स लगाया, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो T इक्वल टू हो जाएगा मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज A। और जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन भी वही होगा। सो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी mp by small m plus capital M. So option D will be the right answer. A light spring balance hangs from the hook of the other light spring balance of block mass, and a block mass of m kg hangs from the former one. Means आपके पास दो स्प्रिंग है, ये पहला स्प्रिंग है, इसके साथ दूसरा स्प्रिंग अटैच है और यहाँ पे एक मास अटैच है m kg। ट्रू स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या होगी। अब बिकॉज हम ये अज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे कि दोनों स्प्रिंग्स है वो मासलेस है, तो जो पहला स्प्रिंग है अगर सपोज यहाँ पे कोई रीडिंग है तो वो तो कितना रीड करेगा, वो m kg रीड करेगा। और अगर हम दूसरे स्प्रिंग के लिए देखें तो उसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम मास का तरह काम करेगा, और इसका मास m है और स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, तो m प्लस 0 इज m, तो ये भी क्या रीड करेगा, m रीड करेगा। तो हेंस जो दोनों सिस्टम है वो m ही रीड करेंगे। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि लोअर वन m रीड करता है तो सेकंड अपर वन 0 रीड करता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपर वाले के लिए तो दोनों ऑब्जेक्ट मास का काम करेंगे और टोटल मास m है, तो वो अपर भी m रीड करेगा। और ये एक ऑप्शन है कि बोथ m/2 रीड करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होता, बिकॉज फोर्स दोनों पे इक्वल ही एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन a. A man is in a lift, drop a ball inside the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and the man standing stationary on the ground are respectively. So in this scenario, ये लिफ्ट है और यहाँ पे एक पर्सन है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a है और पर्सन के हाथ में एक बॉल है। तो सपोज ये पर्सन का हैंड है और यहाँ पे एक बॉल है और एक थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन बाहर से पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहले हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे और फिर इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। अब ये पर्सन इस बॉल को ड्रॉप कर देता है अपने हैंड से, तो ये उसके हैंड से दूर है और अब ये डाउनवर्ड आने लग गई, बिकॉज अब इस बॉल को कोई टच नहीं कर रहा, तो ये बॉल किस में हो जाएगी, फ्री फॉल में हो जाएगी, तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा जी। तो जो बाहर खड़ा हुआ पर्सन है उसको ये बॉल किस में दिखाई देगी, फ्री फॉल में दिखाई देगी, तो उसके हिसाब से इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है दैट विल बी जी, ये फ्री फॉल में हो गई। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, जो ये वाला पर्सन है इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए है और जो बॉल है उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी है। तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज ए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज जी। तो पर्सन के रिस्पेक्ट में बॉल का एक्सेलरेशन और बॉल का रिस्पेक्ट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा ए ऑफ बॉल माइनस ए ऑफ मैन, दैट विल बी जी माइनस ए। सो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, पहले लिफ्ट वाले के हिसाब से बताना है और फिर हमें ग्राउंड वाले के हिसाब से बताना है। तो लिफ्ट वाले के लिए जी माइनस ए होगा और ग्राउंड के लिए जी होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। When forces F1, F2, F3 acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. If F1 is now removed, the acceleration of the particle, तो ये बताना है कि acceleration of particle कितना होगा। सो इस सिनेरियो में दो फोर्सेस तो परपेंडिकुलर हैं, तो ये F2 है सपोज और ये F3 है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये है F1 जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है और स्टार्टिंग में पार्टिकल रेस्ट पे है इस कॉन्फ़िगरेशन में। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 और F1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F2 प्लस F3। ओके, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ये बोला है कि F1 को रिमूव कर दिया गया, तो अगर हम F1 को रिमूव कर देते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास ये बचेगा, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ F2 एंड F3 और ये वैल्यू कितनी है F2 प्लस F3 दैट इज माइनस F1 वेक्टर। और तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट विल बी फोर्स बाय मास, सो माइनस F1 बाय m। और अगर आप ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म लेते हो तो इट विल बी F1 मैग्नीट्यूड बाय m। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Two forces are such that sum of their magnitude is 18 and their resultant is 12 Newton which is perpendicular to the smaller force। तो अब ये बताना है कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो इसको हम डायग्रामेटिकली सोल्व करते हैं, तो उससे इसको सोल्व करना और भी इजी हो जाएगा। सो लेट अस टेक टू फोर्सेस। ये हमारे पास पहला फोर्स हो गया जिसको हम स्मॉलर फोर्स मान के चलते हैं। वाई स्मॉलर? बिकॉज ये बोला गया है कि जो रिजल्टेंट है वो की क्या है, स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। एंड ये हो जाता है हमारा सेकंड फोर्स। जो दोनों का सम है वो 18 न्यूटन है, तो सम को हम वाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया दोनों का सम, सॉरी ये सम नहीं रिजल्टेंट, सॉरी ये दोनों वेक्टर हैं, ये दोनों का रिजल्टेंट है। सो अगर हम ले लेते हैं पहला वेक्टर, हम ले लेते हैं पहला फोर्स F1, दूसरा फोर्स ले लेते हैं F2। तो ये गिवन है F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड का सम। लेट अस राइट इन बेटर वे, F1 मैग्नीट्यूड प्लस F2 मैग्नीट्यूड का सम है 18 और F1 प्लस F2 वेक्टर सम, इनका वेक्टर रिजल्टेंट है 12 न्यूटन। ओके, सो फ्रॉम हेयर ये है हमारा सपोज F1 जो हमारा स्मॉलर है और ये F2 है हमारा लार्जर। और साथ में ये भी गिवन है कि जो रिजल्टेंट है देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन विच इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, वो स्मॉल फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आइदर F1 स्मॉलर होगा या F2 स्मॉलर होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक जो ये रिजल्टेंट है हमारा, इस रिजल्टेंट के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जाएगा और ये बोला गया कि आपका स्मॉलर फोर्स परपेंडिकुलर रिजल्टेंट का, तो ये आपका स्मॉलर फोर्स को डिनोट करेगा। और जो अगर आपने पैरेलल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है तो वहां पे जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मींस यहाँ पे ये F2 हो जाएगा, ये F2 है, ये R है, देन जो ये वाला फोर्स अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो ये F1 हो जाएगा। So this will be
F1। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जहाँ पे R बेस का काम कर रहा है, F2 परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और जो F1 है वो एक हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं कि F2 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर। और यहां से हम लिख सकते हैं दैट F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और R की वैल्यू हमें पता है, रिजल्टेंट ऑलरेडी 12 न्यूटन है, इट इज 144। तो अब अगर हम देखें जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है कि दोनों फोर्सेस के स्क्वायर का डिफरेंस 144 कहाँ पे है, तो अगर आप देखें जो 12 का स्क्वायर होता है वो 144 होता है, उसमें से आप 6 का स्क्वायर 36 माइनस करोगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें से आप 64 माइनस करोगे तो ये काम नहीं करेगा। जो ये वाला ऑप्शन है दिस ऑप्शन वर्क्स, और ये भी ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है एक लाइट स्ट्रिंग है जो एक स्मूथ पुली से पास होती है, कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स M1 एंड M2 वर्टिकली। सो इट्स ये जो पुली सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, ये M1 है, ये M2 है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g/8 देन द रेशियो ऑफ द मासेस बताना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस इस टाइप के सिस्टम की एक्सेलरेशन होती है डिफरेंस ऑफ मासेस बाय सम ऑफ मासेस इनटू g। सो M2 हम ग्रेटर ले लेते हैं, M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1 इंटू जी इक्वल्स टू g/8। सो g से g कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8m2 माइनस 8m1 इज इक्वल टू m2 प्लस m1, और यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7m2 इज इक्वल टू 9m1, और m1 बाय m2 इज इक्वल टू 7/9। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमारा ऑप्शन 7/9 नहीं आ रहा, पर रेशियो 9/7 जरूर आ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने M1 को ग्रेटर ले लिया, M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 लेते हो आप, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और उस नेगेटिव साइन की वजह से जो आपका रेशियो आएगा इन दैट सिनेरियो वो रेशियो 9/7 आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि आप किसको ग्रेटर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन पॉसिबल है, बट आंसर आपको एक के हिसाब से दिया जाएगा, दोनों के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं दिया जाएगा। सो 3 identical blocks of mass 2 kg are drawn by a force of 10.2 Newton, I think something, yes, 10.2 Newton with acceleration of 0.6 on the frictionless surface, then what is the tension in the string between block B and C? तो यहाँ पे आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं और मास 2 kg है, तो टोटल मास हो जाएगा 6 kg। फोर्स लगाया जा रहा है 10.2 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10.2/6 इक्वल्स टू, जब हम इसको सोल्व करते हैं, और वी कैन कीप इट लाइक, हम यहाँ को इसको एज इट इज रख लेते हैं बिकॉज ये पॉइंट कैलकुलेशन है, तो हम इसको लास्ट में ही करेंगे। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ये हो गया। नाउ बी और सी के बीच की टेंशन बतानी है आपको। तो ये सी ब्लॉक है और यहाँ पे बी ब्लॉक है, तो सपोज कीजिए बी ब्लॉक ने यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस की टी, और इसके लिए मास m है। बिकॉज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो सी ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन हमें पता है a, सो हो जाएगा t इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, और टेंशन इज इक्वल टू मास इज 2, टेंशन 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10.2/6, तो ये हम इसको कट कर सकते हैं 3.4, आंसर आ जाएगा 3.4 न्यूटन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। One end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free. Maximum tension in the rope can bear is 360 Newton. Maximum value of safe acceleration
दैट कैन ए मैन ऑफ 60 kg क्लाइंब ऑन द रोप। 60 kg का मैन कितने क्लोप पे इंक्लाइन कर सकता है, किस एक्सेलरेशन से। तो ये यहाँ पे ऐसे एक एंगल के ऊपर बंधी हुई है, तो बिकॉज ये रोप है तो रोप में एंगल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो टेंशन टी यहाँ पे होगी वही टेंशन टी यहाँ पे होगी। सो अगर हम इस रोप के लिए देखें तो ये टेंशन टी है, यहाँ पे एक पर्सन है जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये जो रोप है उस पर एक फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, दैट इज एम ए। और साथ में जो पर्सन का वेट है वो भी रोप के ऊपर एक्ट कर रहा है, दैट इज एम जी। सो टी की वैल्यू हो जाएगी एम ए प्लस एम जी, और टी की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है 360। सो 360 इज इक्वल टू, मास कॉमन ले लेते हैं, दैट विल बी 60 इंटू ए प्लस जी की वैल्यू है 10। सो इट कम्स आउट टू बी 6, और ए की वैल्यू हो जाती है 6 माइनस 10 माइनस 4। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू इसलिए आई है बिकॉज जो पर्सन है अब वो ऊपर जा ही नहीं सकता, अब वो पर्सन ओनली नीचे आ सकता है इस एक्सेलरेशन से। अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज हमने क्या सोल्व किया है कि पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है, बट पर्सन इसमें ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकता बिकॉज एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। तो अगर पर्सन 4 के एक्सेलरेशन से नीचे आता है ओनली देन ये रोप है जो उसका वेट को बियर कर सकती है, एल्स ये उसके वेट को बियर नहीं कर पाएगी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एंड विद दिस हम आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड होपफुली वी हैव सोल्व्ड अराउंड आई थिंक 18 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चंस। एंड उससे आपको अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आल्सो अगर आप कोई हमें अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें डोनेट कर सकते हैं। इससे हमें बेटर बुक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है, और उससे हम आपके लिए और भी बेटर क्वालिटी वीडियोस लेके आ सकते हैं। सो टिल देन कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।